नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला किया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। शिवराज की जगह अब मोहन मध्य प्रदेश के मुखिया होंगे। मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए जाएंगे और नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश असेंबली के नए स्पीकर होंगे। आज विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की मीटिंग के बाद शिवराज सिंह चौहान ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया और मोहन यादव ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। चुनावी नतीजे आने के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सबका नाम चर्चा में था। लेकिन आपको याद होगा, मैंने पहले ही दिन कहा था कि नरेंद्र मोदी ने क्या तय किया है, उनके मन में क्या है, वो कोई नहीं जान सकता। इसलिए अटकलें लगाना बेकार है। आज जब भोपाल में विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त तक मोहन यादव को भी अपने नाम की भनक नहीं थी। वो तो पीछे बैठे थे। नाम अनाउंस हुआ तो मोहन यादव भी चौंक गए। लेकिन एक हफ्ते बाद ही सही, आज मध्य प्रदेश की स्थिति साफ हो गई। मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को दिन के 2 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन राजस्थान में सस्पेंस बरकरार है। अब सवाल है कि राजस्थान में होगा क्या, और इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का भविष्य क्या होगा। वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे या फिर मोदी उन्हें दिल्ली लाएंगे। दिल्ली से जो नेता भोपाल भेजे गए, उनका क्या होगा। नरेंद्र सिंह तोमर तो स्पीकर बन जाएंगे, लेकिन प्रहलाद पटेल मोदी मंत्रिमंडल के साथ साथ लोकसभा से भी इस्तीफा दे चुके हैं, अब सिर्फ विधायक हैं। तो विधानसभा में उनका रोल क्या होगा। क्या वो मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज भोपाल में क्या हुआ, मोहन यादव कैसे नेता बने। आज मनोहर लाल खट्टर ऑब्जर्वर के तौर पर भोपाल पहुंचे। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान से मिले। इसके बाद बीजेपी दफ्तर में विधायकों के साथ लंच किया। फिर विधायक दल की मीटिंग शुरू हुई। सबसे पहले बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ फोटो सेशन हुआ। सबसे आगे की पंक्ति में खट्टर के आसपास वो सारे नेता बैठे थे जिनके नाम मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चा में थे। आप ध्यान से देखिए, इस फोटो सेशन के वक्त मोहन यादव सबसे आखिरी लाइन में बिल्कुल कोने में चुपचाप खड़े हैं। ये तस्वीरें विधायक दल के नेता के नाम के ऐलान से कुछ ही मिनट पहले की हैं और तस्वीर देखकर साफ पता चल जाता है कि इस वक्त तक खुद मोहन यादव को भी नहीं मालूम था कि वो कुछ ही मिनट बाद चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। फोटो सेशन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की मीटिंग में मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा तो 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद तालियां बजी। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय समेत जितने सारे सीनियर नेता हैं, इन सब ने प्रस्ताव का समर्थन किया और सभी विधायकों ने मोहन यादव के नाम पर सहमति जताई। तालियां बजी, निर्णय हुआ और फिर खट्टर ने मोहन यादव को गुलदस्ता देकर बधाई दी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। विधायक दल की मीटिंग के बाद मोहन यादव ने कहा उन्हें तो खुद भी यकीन नहीं था कि पार्टी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी। ये बीजेपी में ही संभव है। अब वो सभी बड़े और अनुभवी नेताओं के मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सब की ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान,
हमारे सभी नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वी डी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। चूंकि मोहन यादव का नाम बिल्कुल नया है, उनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, इसलिए मोहन यादव का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी की तरह मोहन यादव भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रोडक्ट हैं। इस समय उज्जैन साउथ असेंबली सीट से विधायक चुने गए हैं, तीसरी बार चुनाव जीते हैं। पहली बार 2013 में इसी सीट से चुनाव जीते थे। कुल मिलाकर विधायक के तौर पर सिर्फ 10 साल का अनुभव है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन 58 साल के मोहन यादव का राजनीतिक अनुभव करीब 40 साल का है। वो शुरू से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, फिर 18 साल की उम्र में 1982 में माधव साइंस यूनिवर्सिटी में पहली बार छात्र संघ के जॉइंट सेक्रेटरी चुने गए। 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री बने। हालांकि उन्हें 2004 से ही मंत्री का दर्जा मिल गया था, लेकिन सरकार में मंत्री वो 3 साल पहले ही बने थे और अब सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे, बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसीलिए जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो मोहन यादव ने कहा, ऐसा सिर्फ बीजेपी में हो सकता है कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुन लिया गया। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व में लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग और उसमें मोहन यादव का विधायक दल का नेता चुनने के बाद बीजेपी के सभी बड़े लीडर गवर्नर हाउस पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने की फॉर्मेलिटी पूरी की और उसके बाद मोहन यादव ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। गवर्नर हाउस से निकलने के बाद शिवराज सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं। बहुत बधाई। मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। मोहन यादव के परिवार वालों को भी इस तरह के बड़े फैसले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए घर में किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी। सारे लोग अपने अपने काम में लगे थे। जब टीवी पर खबर चली तो परिवार वालों को पता लगा कि मोहन यादव अब प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कुछ ही देर बाद रिपोर्टर्स और कैमरे उनके घर पहुंच गए, फोन आने लगे, लोग बधाइयां देने लगे। मोहन यादव के घर वालों को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें, कहें तो क्या कहें, कैसे अपनी खुशी का इजहार करें। घर की महिलाओं ने कहा उनका मुख्यमंत्री बनना बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। मोहन यादव ने बहुत मेहनत की थी और आखिरकार महाकाल ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। एक एक सीढ़ी, एक एक कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था अपने सपने में कि? हाँ, हमने सोचा था। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ, बड़ी बहन है। हाँ, दीदी, ये दीदी है? हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है, हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो।
ये सब बाबा महाकाल महाकाल की कृपा है बाबा, महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ महाकाल कितने बड़े भक्त थे वो? हाँ, महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है। बहुत से लोगों को मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी को समझते हैं उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। नरेंद्र मोदी परंपरागत तरह की राजनीति नहीं करते, पहले से आजमाए गए नेताओं पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो एक नई बीजेपी तैयार करने में जुटे हैं। जब जब मौका मिलता है, जहां जहां मौका मिलता है, वो प्रयोग करते हैं। अगर कोई ये देख ले कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया और उत्तराखंड में पुष्कर धामी को मौका दिया, अब ये भी विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में विधायक दल के नेता चुने गए, ये सब नाम ऐसे थे जिनको लेकर न कोई अंदाजा लगाया गया, न कोई अटकलें लगाई गई, क्योंकि मोदी के फैसले की किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर जिन नामों की चर्चा हो रही थी, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, परंपरागत तरीके से देखें, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के तरीके से सोचें तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। बड़े नेता हैं, लेकिन मोदी इन सब बातों की परवाह नहीं करते। मोदी अलग तरीके से सोचते हैं, रिस्क लेते हैं। हालांकि कभी कभी नुकसान भी होता है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत का प्रयोग असफल हुआ। झारखंड में रघुवर दास को चीफ मिनिस्टर बनाया, उसका नुकसान हुआ। लेकिन गुजरात में पूरी की पूरी सरकार बदलने का फैसला कभी भूलना नहीं चाहिए। ये बड़ा रिस्क था, लेकिन चुनाव में उसका फायदा हुआ। इसलिए मोदी की रणनीति और उनके फैसलों का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर राजस्थान में इसी तरह का चौंकाने वाला फैसला आए तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। हालांकि राजस्थान में चर्चाओं का दौर जारी है। तमाम तरह की अटकलें वहां भी लगाई जा रही हैं। पहले यह बताया गया था कि राजस्थान में भी फैसला आज ही हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे जैसे 3 बड़े नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये तीनों कल सुबह जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद विधायकों से अलग अलग बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। फिर दोपहर बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। निमंत्रण उनको जानकारी जा रही है। प्रदेश कार्यालय से फोन अधिकृत व्यक्ति फोन करके उनको सूचना दे रहे हैं। कल सुबह 11 बजे तक सबको बुलाया है प्रदेश कार्यालय पे। तब तक पर्यवेक्षक भी तीनों आ चुके होंगे। फिर वो एक एक व्यक्ति से एक एक विधायक से भी बात करेंगे। फिर लंच होगा। लंच के बाद में फिर सामूहिक औपचारिक बैठक होगी और उसमें उम्मीद करते हैं कि घोषणा हो जाएगी। विधायक दल की बैठक यहीं बीजेपी कार्यालय में होगी या कहीं किसी और जगह? बीजेपी का सारी गतिविधियों के अंदर बीजेपी कार्यालय। औपचारिक बैठक तो लंच के बाद होगी और अनौपचारिक मिलना जुलना 11 बजे बाद ही शुरू हो जाएगा। सभी एमएलए को कल सुबह 11 बजे बुलाया गया है, लेकिन विधायक दल की मीटिंग तो लंच के बाद होगी। मीटिंग को लेकर ज्यादा क्लैरिटी दी बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक दल की मीटिंग शाम 4 बजे होगी और उम्मीद है कि कुछ ही देर में नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो जाएगा। कल केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ दोनों सह पर्यवेक्षक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी और सरोज पांडे जी आ रहे हैं। तो बाकी आगे की कार्रवाई कल केंद्रीय पर्यवेक्षक ही बताएंगे। राजस्थान जनरल के साथ जा रहा है। जनरल और दलित का नंबर आ सकता है। देखिए, आप गेस मत लगाइए, सब आपको सामने कल आएगा। दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के रुख के कारण बात फंसी हुई है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं।
जिस दिन से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से ही वसुंधरा के सपोर्टर उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 2 दर्जन विधायक वसुंधरा से मिल चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि वसुंधरा विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिए जुटी हुई हैं। वो पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाना चाहती हैं। बड़ी बात है कि वसुंधरा के पक्ष में किसी विधायक ने खुलकर ये कभी नहीं कहा कि विधायक वसुंधरा को ही चीफ मिनिस्टर के तौर पर स्वीकार करेंगे। लेकिन कई नेताओं ने यह जरूर जाहिर किया कि वसुंधरा चीफ मिनिस्टर नहीं होंगी। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, अगर कोई ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी प्रेशर में आ जाएंगे तो ये उसकी नादानी है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने नहीं झुके तो पार्टी के किसी नेता के दबाव में कैसे आ जाएंगे। इसकी कल्पना करना भी बेवकूफी है। हालांकि मीणा ने यह भी कहा कि वसुंधरा पार्टी के अनुभवी और अनुशासित नेता हैं, न तो इस तरह की सोच सकती हैं न कोई ऐसा काम कर सकती हैं। वसुंधरा जी भी पूरी तरह से पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता रही है। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के अलावा बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रही है, तो अनुशासन प्रिय है, खुद अनुशासित है, ऐसा नहीं करेंगी शायद। मेरे यहाँ भी विधायक तो मिलने आ रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक मेरे यहाँ मिलने आ चुके, तो आपस में मिलना जुलना ये विजय हो जाने के बाद चलता है। पार्टी की विजय हुई है तो नेताओं से आपस में मिलने जुलने का सिलसिला विधायकों का चल रहा है। मुझे लगता नहीं, जानकारी भी नहीं है कि वसुंधरा जी ने कोई बाड़ाबंदी की हो। क्या दबाव बना के क्या मुख्यमंत्री बन जाएगा कोई? मुझे तो नहीं लगता। दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत व्यक्ति किसी दबाव के आगे झुक जाए, वो चीन के आगे भी नहीं झुके और पुलवामा में पाकिस्तान का भी इलाज कर डाला। तो मोदी जी का स्वभाव झुकने वाला नहीं है, पर जो भी बनना चाहता है अपनी वास्तविकता प्रधानमंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को बता दे तो उचित रहेगा। लेकिन राजस्थान असेंबली में अब तक विपक्ष के नेता रहे राजेंद्र राठौड़ ने थोड़ी कड़ी बात कही। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, चुनाव मोदी के नाम और मोदी के काम पर लड़ा गया। अगर कोई ये सोचता है कि वोट उसके नाम पर मिला तो ये उसकी नासमझी है। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की सबसे अनुभवी और सबसे बड़ी नेता हैं। यह भी सही है कि बहुत सारे विधायक वसुंधरा के साथ हैं। वो चाहते हैं कि वसुंधरा ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे अनुभवी और सबसे बड़े नेता हैं। वहां भी ज्यादातर विधायक चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां बदलाव हुआ। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने नए नेतृत्व को मौका दिया। इसलिए ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी यही होगा। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा, मोदी के मन में क्या है, मोदी ने क्या तय किया है, कोई नहीं जान सकता। इसलिए कल शाम तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। आज राजनीतिक गहमागहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक मत से फैसला दिया कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना, संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही था, संवैधानिक था और कानून सम्मत था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने साथ साथ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत का फैसला पढ़कर सुनाया। वहीं संविधान पीठ के 2 अन्य जजेस जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फैसले अलग सुनाए। लेकिन सभी 5 जज इस पर सहमत थे कि संविधान का आर्टिकल 370 टेम्परेरी था। 1947 में जम्मू कश्मीर सियासत का जब भारत में विलय हुआ, एक्सेशन हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना एक
टेम्परेरी अरेंजमेंट था, क्योंकि तब वहां युद्ध जैसे हालात थे और भारत के राष्ट्रपति को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो संविधान के इस आर्टिकल को, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले को भी सही पाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने भरोसा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल करेगी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं। आर्टिकल 370 को, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के फैसले के खिलाफ 23 पिटीशन दायर की गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 16 दिन तक इस पर लगातार सुनवाई की और 5 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। आज सरकार के फैसले पर मुहर लगाने के साथ जस्टिस संजय किशन कौल ने जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा की जांच के लिए ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाने का सुझाव दिया। जस्टिस कौल ने लिखा, यह कमीशन 1980 के दशक से अब तक के मामलों की जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता की उम्मीदों, उनकी प्रगति और एकता का ऐलान है। मोदी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को देश की संसद ने जो निर्णय लिया उस पर अपनी मुहर लगाकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय के तौर पर हम सब एक हैं। मोदी ने लिखा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी सरकार दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की तरक्की और खुशहाली के ख्वाब पूरे करेगी। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मीद की ऐसी मशाल करार दिया जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बेहतर भविष्य की इबारत लिखेगी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में डिटेल में बताया कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी तेजी से तरक्की हो रही है और आतंकवादी घटनाओं, सीमा पार से घुसपैठ में कितनी कमी आई है। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, इससे कश्मीर की तरक्की की रफ्तार और तेज होगी। आज जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस वक्त राज्यसभा में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हुई। चर्चा चल रही थी। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाई। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पी चिदंबरम ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विसंगतियों से भरा बताया। कई तरह के कानूनी नुक्ते निकाले। राज्यसभा में डीएमके के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि जब देश में सरकार बदलेगी, जब यूपी की सरकार बनेगी तो आर्टिकल 370 को फिर से वापस लाया जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी के तमाम नेता इन बातों को सुन रहे थे। उन्होंने आपत्ति जताई, ऑब्जेक्शन किया। कांग्रेस के नेताओं से तुरंत इस पर जवाब देने को कहा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी नेता खामोश बैठे रहे। अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर 6 घंटे तक सभी पार्टियों के नेताओं के भाषण सुने और इसके बाद बहस के दौरान जो सवाल उठाए गए थे उनका बहुत ही आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, उन्हें तो कांग्रेस के नेताओं के रवैये पर हैरानी हो रही है जो आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। अमित शाह ने कहा, अगर अब भी कांग्रेस के लोगों को कोई शक है, संदेह है, तो 2024 में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर, और प्रेस में क्या किया, कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है।
ये समझना ही नहीं चाहते। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। वो कहते हैं 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड। मैं बताता हूं 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता, और ना हमारा पार्टी भाग सकता है। अमित शाह कांग्रेस पर क्यों भड़के, इतनी खरी खोटी क्यों सुनाई? अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या सवाल उठाए थे, यह भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक अजीब विरोधाभास है इस निर्णय में। वो विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो ये कहा उच्चतम न्यायालय ने कि हम निर्णय नहीं करेंगे वैधता, वैलिडिटी कि आपने स्टेट को यूटी कैसे बनाया, स्पष्ट एक्सप्रेसली कहा है। और दूसरी तरफ ये विरोधाभास है, बहुत गंभीर संवैधानिक विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि जो आपने लद्दाख को प्रदेश से यूटी बनाया वो वैध है। अब मैं इस पर तकनीकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक विरोधाभास बता रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 3 में आप किसी प्रदेश के एक हिस्से को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, एक प्रदेश के कुछ हिस्से को 2 प्रदेश बना सकते हैं, 3 प्रदेश बना सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है अनुच्छेद 3 में कि कुछ न कुछ भाग उसका प्रदेश रहना चाहिए, वो यूटी पूरा नहीं बना सकते आप। अब इस निर्णय में जो विरोधाभास है वो ये है कि आपने पूरे इलाके को यूटी बना दिया, 2 अलग अलग यूटीज। ये एक बड़ा गंभीर एक विरोधाभास कह लीजिए, संवैधानिक गलती जो दिख रही है निर्णय में। अमित शाह ने आज कांग्रेस के सारे सवालों का जवाब दिया। वो पूरा इतिहास साथ लेकर आए थे। कांग्रेस के नेताओं ने पंडित नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताई थी, तो अमित शाह ने उस वक्त के सारे दस्तावेज दिखा दिए, बता दिया कि अगर पंडित नेहरू ने भारतीय फौज को न रोका होता तो आज जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा भी हमारे पास होता जो पाकिस्तान के पास है। अमित शाह ने कहा कि नेहरू ने एक नहीं कई गलतियां की और सारी गलतियां सिर्फ शेख अब्दुल्ला के चक्कर में की। कांग्रेस के नेताओं ने पूछा था कि सरकार बताए कि पीओके कब वापस आएगा। अमित शाह ने कहा हम 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ेंगे। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा होकर ही रहेगा। जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की 1 भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं। हमारा नजरिया तंग है। देश की 1 इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से
संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमें कोई इसमें शर्म की। चर्चा के दौरान विरोधी दलों के बहुत से नेताओं ने सरकार पर व्यंग करते हुए पूछा था कि आर्टिकल 370 अब खत्म होने के बाद क्या बदल गया, क्या आतंकवाद खत्म हो गया? तो अमित शाह ने बताया कि आर्टिकल 370 अब खत्म होने के बाद क्या बदला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त 7,500 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जो अब घटकर 2,500 के आसपास रह गई। अमित शाह ने कहा कि पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, सेना को तैनात करना पड़ता था, लेकिन अब कश्मीर में घर घर तिरंगा लहरा रहा है। 30 साल से मुहर्रम का जुलूस घाटी में नहीं निकला था, वो इस साल शांतिपूर्ण तरीके से निकला। अमित शाह ने कहा कि सरकार की पॉलिसी क्लियर है, बेकसूर को छेड़ा नहीं जाएगा और बंदूक उठाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की आतंकवादियों के साथ रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं है। ये जो कह रहे हैं क्या बदलाव आया, मैं दिखाता हूं बदलाव क्या है। मान्यवर, आज मैं इतना कह रहा हूं कि हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? ना, कोई नहीं करता साहब, क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है, इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश से भागकर आतंकवाद करते हैं? वो लोग डरे हैं क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तापित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दिया। जम्मू के लोगों ने खुशी जाहिर की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भागकर आए शरणार्थियों ने जश्न मनाया। डोगरा समुदाय के लोगों ने सड़क पर ढोल नगाड़े बजाए, मिठाइयां बांटी। शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने कहा, अदालत ने अपने निर्णय से साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कश्मीर वैली में माहौल शांत रहा। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद पुलवामा में थे। वहां से जो तस्वीरें उन्होंने भेजी, उसमें पुलवामा में नॉर्मल लाइफ दिखाई दी। कोई विरोध नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। हालांकि सियासी तौर पर रिएक्शन जरूर मिले। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाउमीदी जताई। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर अपने घर की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। लोगों से जबरन दुकानें खुलवाई गई। महबूबा ने यह भी कहा कि बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया वो कल पूरे देश के साथ हो सकता है। महबूबा की पार्टी ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विरोध के तौर पर पीडीपी 1 हफ्ते तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेगी। महबूबा ने अगले 1 हफ्ते के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। दो कानून ने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी
कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है, तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार दे के उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। मैं अपने लोगों से कहना चाहती हूं, मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूं, ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है वो पूरे मुल्क में फैलेगी। जो हमारा संविधान है, बड़ा संविधान है, जो तिरंगा है, जिसके नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जीती गई, इसको भी आपसे छीनने में जरा देर नहीं लगाएंगे ये लोग। मगर उस वक्त हम आपकी तरह जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि दुआ करेंगे कि आप भी हिम्मत और हौसले के साथ इनका मुकाबला करो। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की कि उनके घर के गेट को जंजीरों से बांधा गया है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने अपने घर के बंद गेट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने महबूबा और उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी के इल्जाम को गलत बताया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया, किसी की गिरफ्तारी या नजरबंदी के ऑर्डर जारी नहीं किए गए हैं, इम्तिहान तय शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं और पब्लिक लाइफ नॉर्मल है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कैमरे पर आकर कहा, कश्मीर में किसी भी नेता को नजरबंद नहीं किया गया। ये पूरी तरह से निराधार है। पूरे जम्मू कश्मीर में न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी की गई, और ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है, न हाउस अरेस्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जिस तरह बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाने के लिए 70 साल तक लड़ाई लड़ी, उसी तरह वो भी कश्मीर में धारा 370 बहाल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले भी 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले थे 3 जज बेंच में, चाहे वो संपत प्रकाश केस में हो या दूसरे केसेस में हो, जिसमें आज के फैसले से हटके बिल्कुल इसके ऑपोजिट सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपना फैसला सुनाया था। क्या उस वक्त संपत प्रकाश केस के बाद बीजेपी ने अपनी कोशिशें बंद की? क्या वो रुके? जिस चीज़ को हासिल करने के लिए उनको शायद अब 70 साल से ज़्यादा लगे, 1950 में उनकी कोशिशें शुरू हुई 370 को कमज़ोर और उसके बाद ख़त्म करने के लिए। आखिरकार आज वो कुछ हद तक इसमें कामयाब हुए, लेकिन जहाँ अदालत में उनके हक़ में फ़ैसले नहीं हुए, वहाँ उन्होंने अपनी सियासी कोशिशें जारी रखी पुरअमन तरीके से। आइन, कानून, इन चीज़ों का साथ लेके हम भी इसी तरह सियासी तौर जद्दोजहद करेंगे, इस उम्मीद के साथ चलिए आज नहीं, आगे जाके कहीं मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम अपनी खोई हुई जो पहचान है, जो इज्जत है, जो सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को हमसे लिया गया, हम इसको वापस हासिल कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताई। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, देश की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला जम्मू कश्मीर में किसी को भी पसंद नहीं आया। इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों का बहुत नुकसान होगा, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब
और बहुत कम नौकरियां होती, जाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए, तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। हालांकि जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरी सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों से कहा, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है। डॉक्टर करण सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता यह सच्चाई स्वीकार कर ले कि उसका स्पेशल स्टेटस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को अब सियासी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। जब इलेक्शन हो तो चुनाव डट कर लड़ें। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है, अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही, मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता आज भी ये तर्क दे रहे हैं कि आर्टिकल 370 भारत और कश्मीर के बीच हुए करार का लिंक है, इसी शर्त पर कश्मीर साथ आया था। पर यह तर्क कितना बेमानी है, यह इस बात से समझ में आ जाता है कि अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। तब न तो आर्टिकल 370 था, न इसका कोई जिक्र था, इसकी तो किसी ने बात तक नहीं की थी। यह तो 1950 में जब संविधान बना तब अस्तित्व में आया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी इसे जब पास किया तो यह प्रॉमिस किया गया था कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी है। तो ये कंडीशन कैसे हो सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, इन सारी बातों पर मोहर लगाई। इन नेताओं को यह देखना चाहिए कि आर्टिकल 370 कश्मीर को फायदा पहुंचा रहा था या नुकसान। इनको देखना तो यह चाहिए था कि आर्टिकल 370 होने की वजह से कश्मीर में न तो इन्वेस्टमेंट आया, न इंडस्ट्री लग पाई, न प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने कोई आया, न कोई प्राइवेट स्कूल खोलने आया। पिछले 4 साल में इन सब के लिए अवसर बढ़ गए। जो स्टेट टूरिज्म पर जीता है, वहां होटल चेन्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। नौजवानों को रोजगार के अवसर दिखाई देने लगे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन सब बातों को एक बार फिर से महसूस किया गया। जो लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, वो भी देख रहे हैं कि कश्मीर में नौजवानों की हताशा और निराशा कम हुई है। अब पाकिस्तान को रिक्रूट करने के लिए कश्मीर में नौजवान नहीं मिलते जिन्हें वो आतंकवादी बना सकें। जो लोग कहते थे आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो देख सकते हैं कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पूरे कश्मीर में तिरंगा शान से लहराया, घर घर लहराया। ये ठीक है कि आर्टिकल 370 को सपोर्ट करने वाले सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे थे। अदालत ने इन सब की बात को पूरे इत्मीनान से सुना। अब यह विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 370 अब इतिहास के पन्नों में दफन हो जाना चाहिए।
कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जल्दी मिले, वहां चुनाव हो, जल्दी हो और चुनी हुई सरकार कश्मीर के लोगों के सुख और समृद्धि के लिए काम करे। कश्मीर में पुराने नेता नए जमाने के साथ चलना सीखें, बदलना सीखें और इस बात को समझें और महसूस करें कि अब हिंदुस्तान बदल गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश और ज्वेलरी मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों से अब तक 351 करोड़ रुपए का कैश बरामद हो चुका है। ओडिशा में तो नोटों की काउंटिंग पूरी हो गई है, लेकिन रांची में धीरज साहू के घर और दफ्तर में नोटों की गिनती का काम अभी भी चल रहा है। काउंटिंग के लिए बैंक से नोट गिनने वाली 25 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई, लेकिन धीरज साहू के घर में भी नोटों के बंडल इतने ज्यादा हैं कि नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म होकर बंद हो गई। नोटों की गिनती के लिए बैंक के 50 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन काउंटिंग का काम खत्म करना मुश्किल हो रहा है। लोहे की बड़ी बड़ी कई अलमारियों में 500 के नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। बड़े बड़े बैग्स में नोट भरे हुए हैं, इसीलिए नोटों की गिनती में कितना वक्त लगेगा यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसकी चर्चा पूरे देश में है। आज लोकसभा और राज्यसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। कांग्रेस से सवाल पूछे गए। अमित शाह ने कहा कि नोटों के बंडल देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को कोई हैरानी नहीं हुई। इसीलिए कांग्रेस ने अब तक अपने एमपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहां, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं, एक भी मान्यवर इंडिया अलायंस ने इसकी टीका भी नहीं की। आज लोकसभा में भी मुद्दा उठा। झारखंड से बीजेपी के एमपी संजय सेठ ने कहा कि 350 करोड़ का कालाधन बरामद हो चुका है। अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि इन नोटों के बंडल में पार्टी का हिस्सा कितना है। अब कांग्रेस पार्टी जवाब दो। सदस्य भ्रष्टाचार नाम नहीं बोलेंगे, कालाधन 500 करोड़ रुपया कहां से आया, जवाब दो। 500 करोड़ रुपया झारखंड खनिजों का भंडार है, लेकिन इन दिनों भ्रष्टाचार की खदान बन चुका है। ईडी गठबंधन जवाब दो। राहुल गांधी मुंह क्यों बंद हो गया है, जवाब दो। सोनिया गांधी मुंह क्यों बंद हो गया है, जवाब दो। कांग्रेस पार्टी के सांसद जवाब दो। धीरज साहू नाम मत लीजिए। 176 बैग में 140 बैग की गिनती हुई है, अभी भी 36 बैग मत दिखाइए, प्लीज सिट डाउन। सुरक्षा का सवाल है, देश के गरीबों का सवाल है, आप बैठ जाइए। बोलने का मौका केवल संजय सेठ जी की, केवल संजय सेठ जी ऑन रिकॉर्ड है। गद्दारों का मुंह काला करना है। कांग्रेस एमपी के ठिकानों से इतनी बड़ी तादाद में बरामद हुए कैश को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया। धनखड़ ने आईआईटी धनबाद के स्टूडेंट से कहा, अब आईआईटी के बच्चों को ऐसी मशीनें बनानी पड़ेंगी जो और ज्यादा तेजी से नोट गिन सकें और जल्दी बंद न हो। I urge all of you, going by the situation we face, employ your technology. Let us invent a machine that can count currency notes at a fast rate. I was looking at the plight of the manager of the bank. He said, we are counting and counting and counting, but tomorrow is a working day. So we'll have to deal with our clientele also. The country's ecosystem is very clear. Corruption has no place. पहले सोचते थे कि हम कानून से ऊपर हैं, कानून हमारे पास कैसे पहुंचेगा।
बट अब कानून से कोई नहीं बच पाएगा. बट देन देयर इज अ लिमिट. हाउ लॉन्ग कैन वी कीप ऑन काउंटिंग एंड काउंटिंग एंड काउंटिंग? बीजेपी इस मामले को कांग्रेस के खिलाफ करप्शन का बड़ा इशू बना रही है. आज बीजेपी के सांसदों ने पार्लियामेंट के बाहर इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के लीडर्स ईडी, सीबीआई की कार्रवाई पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन उनके एमपी के घर से जो नोटों की गड्डियां मिलती जा रही हैं, उस पर खामोश हैं. कांग्रेस को जवाब देना चाहिए. लेकिन कांग्रेस के नेता अब इस मामले में यह कहकर किनारा कर रहे हैं कि धीरज साहू के घर से नोट बरामद हुए हैं, ये उनका निजी मामला है, प्राइवेट अफेयर है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है. अधीर रंजन चौधरी ने कहा, धीरज साहू बड़ी बिजनेस फैमिली से हैं, उनके परिवार के पास इतना कैश कहां से आया? कांग्रेस इसके बारे में क्या कह सकती है? सरकार इसकी जांच करे, कोई दोषी है तो उसे सजा दे. सदियों से उनकी अपना बिजनेस, कहां कमाए, किससे कमाए, सरकार तफ्तीश करे, पता करे. इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कहां ताल्लुकात है? कांग्रेस पार्टी के कहीं सारोकार है, पता बताओ. कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सारोकार नहीं है. ये एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति एक फैमिली की है. ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं. हमारे एमपी के है या फोरफादर के है, उनके पिताजी के भाई के है, किसको पता है? और जांच पड़ताल कर ले. लेकिन इसके साथ साथ जिस तेजी से, जिस मतलब जोर शोर से ये मुद्दा उठाए जा रहे हैं, हमारे नीरव मोदी जी के समय नीरव क्यों थे ये लोग? मेहुल चस्की के समय क्यों मस्का मार रहे थे? इतनी बड़ी तादाद में कैश, वो भी एक कांग्रेस के एमपी के घर से, तो बीजेपी सियासत तो करेगी. कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि धीरज साहू से उसका कोई संबंध नहीं है. साहू पार्टी के नेताओं के कितने क्लोज हैं, यह इस बात से पता चलता है कि धीरज साहू को पहले लोकसभा का टिकट दिया गया, वो चुनाव हार गए, फिर उन्हें राज्यसभा के रास्ते पार्लियामेंट लाया गया. ये नॉर्मल नहीं है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता. पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ब्लैक मनी को लेकर धीरज साहू के विचार क्या हैं. धीरज साहू ने 12 अगस्त 2022 को ट्विटर पर लिखा था, नोटबंदी के बाद भी इतना काला धन देखकर मन व्यथित हो जाता है. मेरी तो समझ में नहीं आता कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं. अगर देश में भ्रष्टाचार को कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है. अब धीरज साहू को पता चल गया होगा कि इतना सारा काला धन कैसे जमा करते हैं. वो व्यथित भी होंगे और उन्हें यह भी पता चल गया होगा कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा. बस अब उनके लिए यह कहना मुश्किल है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी जड़ से इसे खत्म कर सकती है. जाहिर है यह सब कांग्रेस के लिए काफी एम्बैरेसिंग है. आज की एक और बड़ी खबर यह है कि राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोवामेडी के मर्डर केस में राजस्थान पुलिस ने आज जयपुर से पूजा सैनी नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है. पूजा सैनी को राजस्थान की लेडी डॉन कहा जाता है. पुलिस का कहना है कि पूजा सैनी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के गैंग का हिस्सा है. वो गैंग के मेंबर्स को हथियार सप्लाई करती है और पैसे का इंतजाम करती है. पुलिस ने बताया कि पूजा सैनी एक नकली आईडी के साथ जयपुर में रह रही थी. हत्या के बाद के सीसीटीवी फुटेज से उसके बारे में क्लूज मिले, जिसके बाद आज पुलिस ने पूजा सैनी को अरेस्ट कर लिया. उसके पास से एक राइफल और कई नकली आईडी कार्ड्स मिले हैं. राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को 5 दिसंबर को जयपुर में मार दिया गया था. हत्यारे गोगामेडी को गोली मारने के बाद भाग निकले थे. इस मामले में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की पुलिस राजस्थान की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है. इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले पकड़े जा चुके हैं. अब उनके मददगारों की धरपकड़ हो रही है. इस केस को सोल्व करना, इस मामले की जल्दी से जांच करा के गुनहगारों को सजा दिलवाना नए चीफ मिनिस्टर के लिए बड़ा चैलेंज होगा.
आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।